हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 45 है आज, और महत्वपूर्ण एक टेस्ट सीरीज है। देखिए, टेस्ट सीरीज जो भी हमारी होल्ड हुई थी सभी अब कंटिन्यू हो जाएंगी। वो सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज हो या उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके वन लाइनर शुरू हो चुका है, ऐसे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ शुरू हो गया है। अब वरियस टॉपिक आपको दिए जाएंगे लगातार, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा गैप आएगा जैसे कुछ पिछले कुछ मंथ्स में आया। तो अब ऐसा गैप देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेंगे। और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम प्रस्तावित है काफ़ी। आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, जो अन्य एग्ज़ाम पूर्व के हैं वो अभी प्रस्तावित हैं। अब डेट भी आ ही जाएगी, मान के चलिए, ठीक है। और जो अन्य एग्ज़ाम के जो कनिष्ठ सहायक 746 पोस्ट की तैयारी करें उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये सीरीज है, जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है तीनों, ठीक है। और अन्य टॉपिक तो हैं ही महत्वपूर्ण। तो चलिए देखेंगे आज पार्ट 45। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी आपके यूके ट्रिपल एससी के लिए, स्पेशली ये डोज है जीके का, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी के लिए ध्यान रखिए, समूह गौ परीक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जीके की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे पॉपुलर जो हमारे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पोर्ट था वो कौन सा था दोस्तों। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लोथल, ठीक है। तो लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर भी आ जाता है कभी कभी। तो पत्तन नगर का मतलब आपको पता होना चाहिए। पत्तन का मतलब क्या होता है, पोर्ट। पोर्ट को ही पत्तन बोलते हैं ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और लोथल अभी वर्तमान में कहाँ पे है बताइए। अगर क्वेश्चन ये आता है कि लोथल वर्तमान में कहाँ पे है, तो लोथल वर्तमान में गुजरात में है। और कौन सी नदी के तट पे है ये, भोगवा नदी, ठीक है। भोगवा नदी, ये भी याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। क्वेश्चन सरल भी होंगे, कठिन भी होंगे, ऐसा ना सोचिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है। यूके ट्रिपल एससी में जीके सेक्शन में सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध, देखिए आपको पता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और बौद्ध ग्रंथों में इस प्रथम उपदेश को क्या बोला गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और जनसाधारण में जो हमारे महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिए थे, अपने उपदेश दिए थे, वो किस भाषा में दिए थे भैया, तो वो हमारे पाली भाषा हो जाएगी, ठीक है। किस भाषा में, पाली भाषा में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो महत्वपूर्ण है। खजुराहो जो प्लेस है मध्य प्रदेश में है ये। तो खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस है दोस्तों। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करने वाले जो हमारे शासक हैं वो हैं चंदेल शासक, यानी कि ऑप्शन डी इसमें से आंसर है। चंदेल शासकों के द्वारा ये मंदिर बनाए गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध तो ये हुआ था 1576 में, 1576 में हुआ था, ठीक है। और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप सिंह और अकबर की सेनाओं के मध्य हुआ था ये। तो आंसर हो जाएगा इसका अकबर और राणा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर इस युद्ध की मैं प्रॉपर बात करूँ तो इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया, मान सिंह ने किया था। और आसिफ खां भी था इसमें, आसिफ खां। राणा प्रताप जी हार जाते हैं इस युद्ध में, हालांकि अधीनता स्वीकार नहीं करते वो फिर भी, ठीक है। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। अगला देखिए, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अच्छा क्वेश्चन है, इब्न बतूता। ये उत्तराखंड इतिहास में भी हमारा उल्लेख आता है इसका, इब्न बतूता, क्योंकि काराचल अभियान होता है हमारा किसका, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का काराचल अभियान होता है, ठीक है। 1300 ईस्वी के आसपास की बात होती है। तो इब्न बतूता की मैं बात करूँ दोस्तों, ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ से आया था, मोरक्को, मोरक्को। और ये जो आया था टाइम पीरियड था 1333 के आसपास का, ठीक है। उसमें दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इस मोरक्को के यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। काजी जो होता है ना, एक उच्च पद होता है काजी, ठीक है, मुस्लिम धर्म का। तो काजी बनाया था, धर्मगुरु टाइप का। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक भी लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पुस्तक का नाम है रेहला। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। और इसी रेहला पुस्तक में देखिए यहाँ पे कुमाऊं अभियान है किसका, ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो उत्तराखंड इतिहास भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो रेहला में हमें पता चलता है कि काराचल अभियान क्या था। कुमाऊं पाद में एक राजा हमारा आया था दिल्ली सल्तनत का, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो रेहला इसकी पुस्तक है और काजी नियुक्त हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक जो हमारा संस्थापक है भारत में दोस्तों, वो कहलाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो देखिए, ईरान का आक्रमणकारी था नादिर शाह, और इसने दिल्ली पर भयंकर आक्रमण किया था, ठीक है। और नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया ना, 1739 की बात है ये, 1739 ईस्वी की बात है। दिल्ली सल्तनत पे कौन सा वंश चल रहा है, उत्तरकालीन मुगल वंश चल रहा है। और दिल्ली का शासक उस समय कौन है, मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी बोलते हैं,
रंगीला बादशाह ये तो है, मज़े में रहता था, सोया था, पता ही नहीं चला, आ गया नादिर शाह वहाँ से लुटेरों के साथ, भयंकर यहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है। और करनाल का युद्ध होता है गुड़गांव में, जो अभी हरियाणा में करनाल है ना, तो यहाँ पे युद्ध होता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह का, जिसमें मोहम्मद शाह पराजित हो जाता है और 2 महीने रहता है पूरा नादिर शाह दिल्ली में। और जाते समय नादिर शाह ने क्या ले गया यहाँ से, नादिर शाह लूट के ले जाता है ना एक महत्वपूर्ण चीज़, कोहिनूर, ठीक है, और तख्ते ताउस, दो दो चीज़ें ले जाते हैं ना यहाँ से मुगल दरबार से हमारा नादिर शाह। लेकिन जाते समय 2 महीने यहाँ पे रहता है, जाते समय फिर मोहम्मद शाह को वापस दे देता है गद्दी, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रसिद्ध तख्ते ताउस था, मयूर सिंहासन भी जिसको बोलते हैं, उसको लूट के ले जाता है, ठीक है। तो नादिर शाह का आक्रमण भयंकर आक्रमण था। और इसमें दिल्ली का कौन होगा हमारा बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक जो समाज था इसकी स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए इसका एक ट्रिक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ज्योति एक लड़की है, कोई ज्योति, ज्योति लड़की कौन किसकी गुलाम है? सत्य की गुलाम है, ठीक है। ज्योति लड़की किसकी गुलाम है? सत्य की गुलाम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, ज्योति सत्य की गुलाम है, सत्य से हो गया सत्यशोधक समाज, किसने स्थापित किया? ज्योतिबा फुले ने। गुलाम से हो जाएगा, इनकी एक पुस्तक भी है गुलामगिरी पुस्तक, तो गुलामगिरी पुस्तक के राइटर कौन है? ज्योतिबा फुले। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कमेंट में बताइएगा मेरे को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्थानीय स्वशासन जो हमारा हुआ था दोस्तों, तो ये हमारा शुरू किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे हुआ था ये, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आया था हमारा 1946 में, 1946, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1946। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन की बात होगी तो 1942, कन्फ्यूज ना हो, ठीक है एग्जाम में। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको ग्रह बताना है कौन सा हो जाएगा सौरमंडल का, तो नो डाउट बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बृहस्पति के बाद शनि होता है, और सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है, ध्यान रखिए बुध ग्रह। पृथ्वी का स्थान कौन सा है अगर देखा जाए क्षेत्रफल या व्यास के हिसाब से? तो पृथ्वी का स्थान जो हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में चौथा स्थान है, ठीक है, चौथे नंबर पर आती है पृथ्वी, चौथे नंबर पे आते हैं छोटे से बड़े में। अगर बड़े से छोटे की तरफ हम जाएंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि दूसरे नंबर का, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, 5वें में आ जाएगी पृथ्वी, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो आप। साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो पृथ्वी का आकार है 5वें नंबर पे, फिर पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध, यानी कि बुध सबसे छोटा है, ठीक है। छठे नंबर पर शुक्र, 7वें पे मंगल और 8वें पे बुध, यानी कि पृथ्वी का स्थान 5वां है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? अच्छा क्वेश्चन है भी। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? दिन और रात की स्थिति को बराबर होते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में खासकर बनते हैं। तो पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी होती है दोस्तों 4 जुलाई को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, और 3 जनवरी को पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है, 3 जनवरी को, ठीक है, याद रखें, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये घटनाएं क्या कहते हैं? अपसौर और उपसौर कहते हैं इनको, ये भी आपने पढ़ा होगा ना भूगोल में, तो अच्छे से इनको एक बार याद कर लें आप, कब कब न्यूनतम दूरी होती है, कब अधिकतम होती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, समताप मंडल में, ठीक है। अगला देखिए, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय की जो पर्वत चेन है दोस्तों, जो हिमालय की माउंटेन चेन है, ये किसका एक उदाहरण है? कैसा पर्वत का उदाहरण है हिमालय? तो हिमालय है दोस्तों वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत का उदाहरण, ठीक है। तो संपीड़न शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत ही वलित पर्वत कहलाते हैं। लाइक जैसे कि भूकंप आने की वजह से, प्लेट खिसकने की वजह से जो पर्वत बनते हैं ना, वलित पर्वत कहलाते हैं। मोड़दार पर्वत भी इनको कहा जाता है। वलित पर्वत का अन्य नाम क्या है? मोड़दार पर्वत, इनको इसको भी याद कर लिया, मोड़दार पर्वत। इसके जो अन्य उदाहरण हैं, हिमालय पर्वत की तरह जो अन्य पर्वत हैं विश्व के, वो कौन कौन से हैं? आल्पस है, यूराल है, रॉकी है, एंडीज है, एटलस है, ये सभी पर्वत कैसे हैं? वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ठीक है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा हम शेयर करते हैं। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा हमारी किसके साथ लगती है? तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा और सबसे अधिक स्थलीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बहुत बार क्वेश्चन बनता है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए। तो गंगा डेल्टा जो हमारा है
सुंदरवन डेल्टा भी हम इसको बोलते हैं ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र में फैला हुआ है। माजुली द्वीप भी है यहाँ पे, बंगाल और देखा जाए बांग्लादेश में विस्तृत है एक हिसाब से, दोनों देशों में, हमारे भारत और बांग्लादेश में। और इसे मैंग्रोव वनों को बोलते हैं हम दोस्तों, ऑप्शन बी सुंदरवन भी बोलते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, सुंदरवन भी इनका ही नाम है, ठीक है। मैंग्रोव वन भी कहा जाता है इनको, दलदली वन हुए एक हिसाब से। अगला है देखिए, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। तो डोलड्रम जो कटिबंध होते हैं कहाँ पे है, ठीक है। तो डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों ओर मिलते हैं दोस्तों, 5 डिग्री अक्षांश पे, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होते हैं डोलड्रम। और ये एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। डोलड्रम का मतलब ही है दोस्तों जहाँ पर वायुदाब बिल्कुल निम्न होगा, ठीक है, निम्न वायुदाब होगा, ठीक है। और यहाँ पर पवन हमेशा शांत रहते हैं, पवन प्रवाहित बहुत कम होंगी यहाँ पे। और ये कहाँ पे मिलेगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है, भूमध्य रेखा। डोलड्रम कटिबंध हमेशा भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। डोलड्रम कटिबंध की विशेषता यह है कि यह निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मृदा कौन सी है। अधिश नहीं होगा ये, आदर्श होगा, इसको सही कर लें। मतलब जो आइडल हमारी हमारी मिट्टी है दोस्तों धान की खेती के लिए, तो आदर्श आइडल मिट्टी कौन सी होती है हमारी, ठीक है, आइडल सॉइल बोल सकते हैं यहाँ पे। तो धान की खेती सबसे अच्छी होती है दोस्तों किसमें, जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है, जलोढ़। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है। तो एक ऐसी भी कृषि होती है दोस्तों जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी की तो आवश्यकता ही नहीं है, ऐसी टाइप की कृषि क्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो मशरूम की खेती होती है, मशरूम की खेती में मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, माहौल क्रिएट किया जाता है उसमें, ठीक है। केवल बोल सकते हैं आर्द्रता के द्वारा, सूर्य के प्रकाश का भी जरूरत नहीं पड़ती उसमें, केवल आर्द्रता से ही मशरूम उग जाता है। लेकिन मशरूम तो एक फंगस है। लेकिन कुछ ऐसी खेतियाँ होती हैं दोस्तों जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और इस तरह की खेती को कहा जाता है जल संवर्धन, यानी कि जल के द्वारा ही यहाँ पे बीज अंकुरित या पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर इसका, जल संवर्धन बोलते हैं इसको, ठीक है, मृदा रहित कृषि को। अल नीनो क्या है, तो बहुत बारे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एल नीनो क्या होता है, ठीक है। तो एल नीनो दोस्तों एक उष्ण समुद्री धारा होती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एल नीनो जो है एक उष्ण समुद्री धारा है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा से क्वेश्चन निकल के आता है। पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है, संविधान को कब अपनाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गान कहाँ पे गाया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आपको याद होनी चाहिए मुंह जबानी है। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो ये कौन थे, हमारे पहले अध्यक्ष बनेंगे भारतीय संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे फिल हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा जो हम करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा की धारणा हमने ली है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका से हमने न्यायिक समीक्षा ली है, मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान लिए हैं दोस्तों, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है ना, वो भी हमने यूएसए के संविधान से ही ली है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इनमें, जैसे हमारा न्यायिक समीक्षा क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, और मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन बनता है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये यूएसए से लिए हमने। ओके, आज के टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं मैंने, ठीक है, और दिन हम 20 क्वेश्चन देखते हैं, आज हम थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलेंगे हम इसको। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 42वां संविधान संशोधन। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों से, कला के क्षेत्र से भी हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र से भी हो सकता है, अध्यापन के क्षेत्र से भी हो सकता है, फिल्मी दुनिया से भी हो सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी वो 12 आदमियों को मनोनीत कर सकता है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में, ओनली इन राज्यसभा, ठीक है, केवल राज्यसभा की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1), ठीक है, किसके अंतर्गत, 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। मनोनीत का मतलब डायरेक्ट, बिना निर्वाचन के, ठीक है। और यहीं पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए कि लोकसभा में कितने सदस्य वो नामित कर सकते हैं, तो लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति।
लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है? तो भारत की जो आकस्मिक निधि, आकस्मिक का मतलब क्या है? इमरजेंसी फंड होता है, जो इमरजेंसी फंड का संरक्षक यानी कि रक्षक कौन है भैया? कौन देख रहा है उसको? ठीक है, तो भारत की जो इमरजेंसी फंड रखी गई होती है दोस्तों, इसकी संरक्षक यानी कि इसकी रक्षा कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के राइट में रहता है, ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहता है आकस्मिक निधि। अंतिम अपीलीय न्यायालय निम्न में से कौन सा है? इनमें से अंतिम अपीलीय न्यायालय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है दोस्तों? देखिए, हमारा अगर कोई भी केस होता है, हम सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं? जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में अगर हमें संतुष्टि नहीं होती दोस्तों, तो फिर हम कहाँ पहुँचते हैं? अपने राज्य के उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में भी हमें संतुष्टि नहीं होती, तो फाइनली हम कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री जो होता है ना, जो हमारे बहुमत दल होता है, उसका एक नेता होता है एक हिसाब से देखा जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा एक अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि एक नेता होगा जो हमारा, जिस दल को बहुमत मिला है या सत्ताधीन जो दल आएगा, ठीक है, तो उसका एक नेता होगा। तो ये हमारा अनुच्छेद प्रावधान करता है दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 में ये बातें बोली गई है। ठीक है, पद से संबंधित नहीं है, हालांकि पद से संबंधित नहीं होती यहाँ पे, लेकिन ये है इसमें प्रावधान कि जैसे कि जो हमारा बहुमत वाली पार्टी है या दल है, उसका एक नेता होगा। अनुच्छेद 75 में ये बात बोली गई है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो पहली बार भारत में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे भारत में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुकुमार सेन थे दोस्तों, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान समय में कौन है? चलिए बताइए, फिर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, चलिए, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो अगर कोई भी राज्य है, कितना ही बड़ा स्टेट हो दोस्तों, ठीक है, छोटा तो नहीं बोला मैं यहाँ पे, क्योंकि अधिकतम पूछ रहा है ना, कोई बहुत बड़ा स्टेट हो जाए भारत में, और उस स्टेट में मैक्सिमम कितनी विधानसभा की सीटें हो सकती हैं, ये पूछा जा रहा है संविधान के हिसाब से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम किसी भी राज्य में हो सकती है दोस्तों 500 सीटें। ठीक है, अभी तक 500 सीटों से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर बात करें सबसे ज़्यादा सीटें, तो किस राज्य में होंगी अभी विधानसभा की? उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा सीटें। ठीक है, 400+ सीटें हैं वहाँ पे, लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती कहीं पे भी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, राष्ट्रीय नहीं होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित हुआ था दोस्तों 1993 में, 1993। ठीक है, 1993। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, पिछड़ा वर्ग से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड की जो जनजातियाँ हैं, इनको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? बताइए ज़रा। उत्तराखंड की जितनी भी जनजातियाँ हैं ना, उन बहुत सी जनजातियों को संवैधानिक दर्जा मिला गवर्नमेंट से जनजाति का, तो ये वर्ष था 1967, इसको भी याद रखें, 1967। ठीक है, बहुत सी जनजातियाँ आती है इसमें, भोटिया हो गई, जौनसारी हो गई, राजी हो गई, ठीक है, बुक्सा, थारू, सभी आ गए। चलिए दोस्तों, तो ये था दोस्तों सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज पार्ट 45। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आए होंगे। 25+ स्कोर आपका है, तो मान के चलिए बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज का मतलब इतना ही तो है ना, जो आप स्टडी करें सेल्फ स्टडी, उनका रिवीजन मात्र भी है ये। और जो लोग नहीं करते सेल्फ स्टडी, वो लोग यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छी लाइन में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वन डे फाइट करके कोई भी वन डे एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। वन डे एग्ज़ाम निकालने के लिए दोस्तों बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम में अधिकांश जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो फैक्ट बेस होते हैं, ना कि कॉन्सेप्चुअल। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही यार। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं अन्य टेस्ट सीरीज में, तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। कोई डाउट क्वेरी होते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सअप पे भी ना मैसेज कर सकते हैं, साथ ही फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, हमारा फ्री वाला टेलीग्राम एप्लीकेशन होगी आपके पास, सर्च बार में जाओ, देवभूमि करियर पॉइंट लिखो, हमारा फ्री वाला चैनल आएगा, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत सी सूचनाएं शेयर होती हैं, तो फ्री वाला टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। उसके साथ साथ हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करो भैया, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं एप्लीकेशन आ गई है हमारी।
प्ले स्टोर पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का नाम लिखो और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज आने वाली है आपके लिए, उत्तराखंड का कोर्स आने वाला है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे भी हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक अच्छे से स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।